आज यानी 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और जिस सत्र की शुरुआत के पहले दिन पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चलो संसद मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए सुरक्षा इंतजामों का ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे क्षेत्र में जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वहां पर धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसको पहले हम धारा 144 के नाम से जानते थे। तो आखिर ये क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए समझने इंपॉर्टेंट है, उन पर आज हम यहां पर बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले एक बार हम यहां पर देखते हैं कि हमारे सामने क्या खबर जो है वो आपके सामने निकल करके आई है। तो हमने देखा कि आज यानी कि 20 जुलाई को चलो संसद मार्च का आयोजन हो रहा है और इस अवसर पर पुलिस जो है वो लगातार संसद जो भवन है और जो आपका जंतर मंतर है उस एरिया में तैनात की गई है। वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आह्वान किया गया है कि मॉनसून सत्र से पहले जंतर मंतर से संसद तक के जो है एक मार्च किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब भी भारत में कोई मार्च होता है, जब भी भारत में इस तरह की कोई पब्लिक गैदरिंग होती है तो वहां पर पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तो इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली पुलिस से इस संदर्भ में कोई भी अनुमति नहीं ली गई है और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से इस संदर्भ में कोई अनुमति जारी की गई है। तो ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि संसद का जो सदन है, संसद की जो बैठक है, सदन का पहला दिन है, तो सदन के पहले दिन सुरक्षा इंतजामों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा चिंताओं के कारण जो नई दिल्ली वाला इलाका है, विशेष तौर पर संसद के आसपास का जो इलाका है, वहां पर बीएनएस की धारा 163 को लागू कर दिया गया है। बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पर हमारे सामने निकल करके आया है। तो हमको पता होना चाहिए कि धारा 163 क्या है, धारा 163 में क्या कुछ खास बातें जो हैं वो हमारे सामने निकल करके आती हैं। धारा 163 क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है और इसके साथ साथ इसको हटाया कैसे जाता है, और धारा 144 और धारा 163 में क्या डिफरेंस है, क्या कॉमनैलिटीज हैं, वो तमाम पॉइंट हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है आईएएस फाउंडेशन। और इसके साथ साथ आपके न केवल यूपीएससी के बल्कि यूपीपीसीएस के, पीसीएस एग्जाम के, इसके साथ साथ एसएससी एग्जाम के, जुडिशरी एग्जाम के, टीचिंग एग्जाम के और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। उन सभी एग्जाम के कोर्सेज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज पर आपको सबसे अच्छा मौका यह है कि हमारा जो है न्यू सेशन सेल शुरू हुआ है, जहां पर इन कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये जो आपका डिस्काउंट ऑफर है ये 18 से 22 जुलाई तक के लिए वैलिड रहेगा। हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको ये ऑफर मिलेगा, 50% तक का डिस्काउंट आप उठा सकते हैं। तो अगर आपको इस ऑफर को ज्वाइन करना है, अगर आपको इस ऑफर को देखना है, इसका लाभ उठाना है, तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ा जाए आगे, बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं जो नई संहिता है यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी जो धारा 163 है इसमें क्या कुछ बातें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो इससे पहले भारत में जो सुरक्षा संहिता मौजूद थी उसको सीआरपीसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको सीआरपीसी कहा जाता था, जिसको भारत सरकार की तरफ से 1973 में लागू किया गया था। इसका एक सेक्शन था, सेक्शन 144 धारा 144, जिसको बाद में ये जो सीआरपीसी 1973 है इसको रिप्लेस करके भारत सरकार की तरफ से बीएनएस 2023 लागू किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू की गई और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? इसको इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2024 को। कब किया गया? 1 जुलाई 2024 को। और धारा 144 को रिप्लेस करके धारा 163 कर दिया गया। शब्दशः आपको देखने को मिला था कि जो प्रोविजन यहां पर 144 में मौजूद थे वही प्रोविजन आपको 163 में शामिल कर दिए गए। अब प्रोविजन क्या थे उन पर हम बात करेंगे। धारा 163 की अगर आप बात करें, धारा 163 आपातकालीन मामलों में, इमरजेंसी मामलों में यह संभावित खतरे को रोकने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आदेश कौन जारी कर सकता है उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। तो 1 जुलाई 2026 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई थी। इसने भारत के मुख्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी का स्थान लिया था और इसमें पुराने सेक्शन 144 को रिप्लेस किया गया था सेक्शन 163 के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने देखे। अब सवाल ये उठता है कि आपका धारा 163 के तहत आदेश जारी कौन कर सकता है, कौन यहां पर ऑर्डर जारी कर सकता है? तो 3 यहां पर प्राधिकरण है जिनको धारा 163 के तहत आदेश जारी करने की शक्ति होती है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं आपके डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं। दूसरे हैं आपके एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट। और तीसरे हैं आपके स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
ये कौन होते हैं? ये वो मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में शक्तियां प्रदान की जाती हैं। तो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है, वो भी धारा 163 के तहत या पूर्ववर्ती धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सकते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो सक्षम प्राधिकरण कौन है, अथॉरिटेटिव ऑफिसर्स कौन है या ऑफिशियल्स कौन है, तो वो तीन नाम यहां पर आपको याद रखना है कि कौन धारा 163 के तहत आदेश जारी कर सकता है। अब आदेश जारी करने की अनिवार्य शर्त क्या होती है, यानी कि आदेश जारी करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो जो भी आपका सक्षम प्राधिकरण है जो इस संबंध में आदेश जारी कर रहा है, उसको तीन शर्तों को ध्यान में रखना होता है, तीन बातों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी तीन बातें हैं? सबसे पहला यह है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने मनमाने ढंग से किसी जगह पर धारा 163 लागू कर सकते हैं। आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कल को लगता है कि मुझे इस पूरे क्षेत्र में धारा 163 लागू करनी है और वो सुबह उठ करके लागू कर देंगे। उनको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि वो किस वजह से धारा 163 जो है वो लागू कर रहे हैं। इसके अलावा तत्काल रोकथाम या त्वरित उपाय आवश्यक हो। ऐसा ना हो कि बेसिकली ऐसी कोई सिचुएशन है जिसको हम बाद में या आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहां पर धारा 163 लगा रहे हैं, जो कि सबसे गंभीर उपायों में से एक माना जाता है। तो अगर कोई और उपाय हमारे पास मौजूद है तो सबसे पहले हमको उस उपाय का इस्तेमाल करना चाहिए। तो परिस्थितियां निवारक हस्तक्षेप को पूरी तरीके से सही ठहराती हैं, यानी कि प्रिवेंटिव इंटरवेंशन जो है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जहां पर प्रिवेंटिव इंटरवेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो परिस्थितियां यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये परिस्थितियां जस्टिफाई कैसे होंगी? इन परिस्थितियों को जस्टिफाई करने के लिए जो प्रोविजन भारतीय संविधान में किया, जो आपका बीएनएस में किया गया है, वो ये कहता है कि जो भी अधिकारी या जो भी प्राधिकरण इस आदेश को जारी करेगा, उनके लिए सामान्यतः एक लिखित आदेश जारी करना अनिवार्य है। एक रिटन ऑर्डर यहां पर जारी करना अनिवार्य है, जिस रिटन ऑर्डर में ये लिखा होगा कि किन कारणों की वजह से, कारण क्या है, क्या हमारे पास कोई और विकल्प मौजूद नहीं है, निवारक इंटरवेंशन करना क्यों जरूरी है, प्रिवेंटिव इंटरवेंशन करना क्यों जरूरी है, ये तमाम बातें जो है वो उस आदेश में लिखी होंगी। तो लिखित आदेश देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिटन ऑर्डर के धारा 163 जो है वो लागू नहीं की जा सकती है। लिखित ऑर्डर में आपके जितने भी मामले से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे वहां पर मौजूद होने चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी परिस्थितियों में धारा 163 लागू की जा सकती है। तो चार परिस्थितियां यहां पर आपको याद रखनी है। सबसे पहले बाधा या चोट से बचाव करने के लिए वैध रूप से कार्यरत व्यक्तियों को बाधा उत्पन्न करने अगर कोई कोशिश करता है, अगर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो फिर वहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 163 को लागू कर सकते हैं। या बेसिकली शांति व्यवस्था को भंग करने का कोई प्रयास करता है, सार्वजनिक शांति व्यवस्था को रोकने का कोई प्रयास करता है, तो ऐसी सिचुएशन में धारा 163 को लागू किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा पर खतरा पैदा करता है, मानवीय जीवन पर खतरा है, स्वास्थ्य पर खतरा है, सुरक्षा को संभावित रूप से खतरा है, तो भी वहां पर धारा 163 लागू की जा सकती है। और अगर दंगे की कोई सिचुएशन है, अगर राइट्स की कोई सिचुएशन है, तो दंगे को रोकने के लिए, हंगामे को रोकने के लिए धारा 163 को लागू किया जा सकता है। तो 4-5 परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में धारा 163 लागू हो सकती है। वो सारी परिस्थितियां यहां पर हमने देख ली हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या समझ में आया होगा, ये सारी परिस्थितियां बहुत ज्यादा वेग हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ सार्वजनिक व्यवस्था। अब सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में तो कुछ भी आ सकता है। दुनिया की हर एक चीज जो है वो सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा 163 का जो दायरा होता है वो लिखित शब्दों में बहुत लिमिटेड है, लेकिन जब आप उसको इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो वो बहुत वेग बन जाता है, वो बहुत ज्यादा अस्पष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल जो है वो किसी भी तरीके से प्रशासन द्वारा किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये आदेश कौन कौन से लोगों पर लागू हो सकता है, लोगों के मामले में इसका दायरा क्या रहता है। तो आदेश जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ लागू किया जा सकता है, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ लागू किया जा सकता है। आदेश स्थानीय निवासियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है, यानी कि किसी जगह पर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है। या आदेश आम जनता के खिलाफ लागू किया जा सकता है। जैसे अभी अगर आप देखें तो जो 20 अप्रैल का, सॉरी माफ कीजिएगा, 20 जुलाई का जो आदेश है वो 20 जुलाई का आदेश सामान्यतः आम जनता के लिए लागू किया गया है। यानी कि आपका जो संसद भवन है उसके परिसर का आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे वहां के स्थानीय निवासी हो, और चाहे आपका आम जनता हो, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है, केवल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको छोड़ करके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि किन व्यक्तियों के खिलाफ ये लागू किया जा सकता है।
और आपातकालीन शक्ति में यहां पर हमने क्या देखा था कि जब भी आपका ये आदेश जारी किया जाता है तो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो एसडीएम हैं या फिर जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, उनके लिए अनिवार्य होता है कि पहले उनको एक लिखित आदेश जारी करना होता है, एक प्रक्रिया को फॉलो करना होता है और उस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद वो जो है धारा 163 के तहत आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ विशेष परिस्थितियों में एक्स पार्टे आदेश जारी, एक तरफा आदेश जारी करने की शक्ति होती है। विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट जो है वो बिना पूर्व नोटिस के एक तरफा यानी कि एक्स पार्टे आदेश जारी कर सकते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियों में? यहां पर आपका जैसे वास्तविक आपातकाल के मामलों में, यानी कि मान लीजिए इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो गई है और उसके बाद तो प्रक्रिया को फॉलो करने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया फॉलो करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो अगर आपातकालीन सिचुएशन पैदा हो गई है और तब आपको कार्यवाही करनी है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करें, वो एक तरफा यानी कि एक्स पार्टे आदेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा जब परिस्थितियां ऐसी हों कि पूर्व नोटिस देने के लिए पर्याप्त समय ना हो, वही बात है कि समय यहां पर कम है, अगर कम समय है तो फिर नोटिस देना अनिवार्य नहीं होता है। अगर समय ज्यादा मौजूद है, अगर पर्याप्त समय मौजूद है कार्यवाही के लिए, तो पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि एक्स पार्टे आदेश की सुविधा भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। आदेश की समय सीमा क्या रहती है वो भी हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि टाइम पीरियड क्या होता है। आदेश के टाइम पीरियड अगर आप देखें तो सामान्यतः जब आपका सेक्शन 163 कहीं पर लागू किया जाता है तो ये आदेश मुख्यतः 2 महीनों तक लागू रह सकता है। इसके बाद अगर आप देखें, अगर 2 महीने तक बढ़ाना है आपको तो राज्य सरकार इस आदेश को अधिकतम 6 महीने तक बढ़ा सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि आपका जो सेक्शन 163 के तहत आदेश है वो कितने महीने तक लागू रह सकता है, तो ओवरऑल वो 8 महीने तक लागू रह सकता है। 2 महीने शुरुआत के और 6 महीने का एक्सटेंशन, तो ओवरऑल 8 महीने तक आप किसी क्षेत्र में सेक्शन 163 को लागू कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि शुरुआत में 2 महीने तक लागू किया जाता है, उसके बाद अधिकतम इसको 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और कलेक्टिवली अगर आप देखें तो ये टोटल आपका 8 महीने का टाइम पीरियड निकल करके आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा नागरिकों के क्या अधिकार मौजूद हैं, यानी कि मान लीजिए कल को आपके क्षेत्र में सेक्शन 163 लागू किया जाता है तो क्या आपके पास कोई अधिकार मौजूद है, क्या आप उसके खिलाफ कोई शिकायत कर सकते हैं? तो जी हां, आपके पास इस संदर्भ में अधिकार मौजूद है। क्या अधिकार है? कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो है वो आदेश को रद्द करने या आदेश को बदलने के लिए आवेदन कर सकता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस भी अधिकारी की तरफ से, जिस भी प्राधिकरण की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, उनको भी अधिकार होता है कि वो सुओ मोटो आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर कभी भी आदेश को वापस ले सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो भी अधिकारी है वो स्वतः संज्ञान लेकर भी आदेश को वापस ले सकते हैं, और या फिर जो भी व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो इस आदेश को रद्द करने को लेकर के एप्लीकेशन दे सकता है। सुनवाई का अधिकार अगर आप देखें तो आवेदक को अधिकारी के समक्ष, यानी कि जिस भी प्राधिकरण की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, उस अधिकारी के समक्ष जल्द पेश होने का अवसर मिलना चाहिए, और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का अधिकार भी यहां पर होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति इस पूरे आदेश की वजह से पीड़ित है, उस व्यक्ति को अधिकार यह है कि वो व्यक्ति जो है सक्षम प्राधिकरण के सामने अपनी बातें रख सकता है, अपने आदेश अपने माध्यम से भी, यानी कि खुद भी जाकर के जो है अपनी बात रख सकता है, और अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से भी अपनी बातों को रख सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर शिकायत निवारण तंत्र जो है वो किस तरीके से काम करता है। अब अगर यहां पर हम देखें, हमने देखा था कि आपका एक तो बीएनएस का सेक्शन 163 है और सीआरपीसी का सेक्शन 144 है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या अंतर आपको नजर आएगा, वो एक बार हम देख लेते हैं। सामान्य शब्दों में अगर आप कहें तो दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों समान है। जो प्रोविजन आपका सेक्शन 144 में थे, उन्हीं प्रोविजन को कॉपी करके सेक्शन 163 में शामिल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी एक बार हम बात यहां पर कर लें तो वर्तमान परिस्थिति में सेक्शन 163 जो है वो लागू है, जबकि सेक्शन 144 को बदल दिया गया। यही एक कॉमन डिफरेंस दोनों में मिलेगा, बाकी सब कुछ समान है। अगर मुख्य उद्देश्य अगर आप यहां पर देखें तो खतरे से निपटने के लिए, दंगे से निपटने के लिए, बाधा को तुरंत रोकने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था से निपटने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था में अशांति को रोकने के लिए सेक्शन 163 लागू किया जाता है। सेक्शन 144 में भी यही बातें थी, सेम पॉइंट यहां पर आपको मिलेंगे। अगर आप प्रारंभिक अवधि की बात करें, 2 महीने की प्रारंभिक अवधि होती है, यहां पर भी 2 महीने की प्रारंभिक अवधि थी। अगर आप एक्सटेंशन की बात करें, कितना विस्तार कर सकते थे, तो यहां पर आपका जो विस्तार है वो अतिरिक्त 6 महीने तक विस्तार किया जा सकता था। हालांकि इसमें कुछ संवैधानिक शर्तें मौजूद थी कि आप कुछ कंडीशंस को यहां पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सेक्शन 144 जो है उसमें भी आपको सेम प्रोविजन मिलता है कि उसको भी आप 6 महीने तक विस्तारित कर सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि सेक्शन 163 जो है वो एक तरीके से सेक्शन 144 की कार्बन कॉपी है, केवल नाम चेंज हो गया है, काम चेंज नहीं हुआ है, काम सेम है, नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। चलिए अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
सवाल क्या है? सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करने की शक्ति किस सक्षम प्राधिकरण के समक्ष मौजूद है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी केवल पुलिस आयुक्त, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य आधिकारिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी क्षेत्रीय पुलिस उप निरीक्षक। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।